जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका फिजिक्स टीचर तलहा उबैद और आज हमने चैप्टर 15 के न्यूमेरिकल्स को करना है। सबसे पहला न्यूमेरिकल आपके सामने है। एन ईएमएफ ऑफ 0.45 वोल्ट इज इंड्यूस्ड बिटवीन द एंड्स ऑफ अ मेटल बार मूविंग थ्रू अ मैग्नेटिक फील्ड। इसका मतलब यह है कि हमने यहाँ पर मोशनल ईएमएफ का फॉर्मूला यूज करना है। इनिशियल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू गिवन है, उसके बाद वो कह रहा है व्हाट फील्ड स्ट्रेंथ वुड बी नीडेड। वो कह रहा है कि अगर हम फील्ड को कोई और करें, उसकी कोई और कौन सी वैल्यू हो कि जिसकी वजह से इंड्यूस्ड ईएमएफ 1.5 वोल्ट आ जाए बिटवीन द एंड्स ऑफ मेटल बार, एज्यूमिंग दैट ऑल अदर फैक्टर्स रिमेन्स द कांस्टेंट। यानी वो ये कहना चाह रहा है कि बाकी सारे फैक्टर्स, आप जानते हैं मोशनल ईएमएफ का फॉर्मूला VBL sin थीटा नेगेटिव साइन के साथ, तो वो कह रहा है वेलोसिटी भी सेम हो, लेंथ भी सेम हो, एंगल थीटा भी सेम हो, तो फिर बताएं रिक्वायर्ड मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी। तो सबसे पहले आपके पास जो डेटा है, फर्स्ट इंड्यूस्ड ईएमएफ यानी जो इनिशियल इंड्यूस्ड ईएमएफ है जिसे मैं E1 से जाहिर कर रहा हूँ 0.45 वोल्ट, और मैग्नेटिक फील्ड जो इनिशियल मैग्नेटिक फील्ड थी वो कितनी थी 0.22 टेस्ला। उसके बाद सेकंड इंड्यूस्ड ईएमएफ यानी बाद में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ हम पैदा करना चाहते हैं वो कितनी है 1.5 वोल्ट, और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ हमें रिक्वायर्ड है। हम जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड जो मोशनल ईएमएफ का फॉर्मूला है वो है VBL sin थीटा या BVL sin थीटा। लेकिन अगर हम इनिशियल इंड्यूस्ड ईएमएफ की बात करें तो मैं E के साथ E1 लगा दूंगा, B के साथ B1 लगा दूंगा, VL sin थीटा एज इट इज आ गया, क्योंकि उसने क्वेश्चन के एंड पे कहा था कि बाकी सारे फैक्टर्स सेम रखने हैं, तो इसलिए हमने बाकियों के साथ 1 नहीं लगाया, यानी ना हम इनके साथ 1 लगाएंगे ना 2 लगाएंगे आगे चल के। इसी तरह अगर मैं फाइनल मैग्नेटिक फील्ड की बात करूं, गौर करें, फाइनल मैग्नेटिक फील्ड आपके पास फाइनल इंड्यूस्ड ईएमएफ आपके पास आ गई, E2 इज इक्वल टू B2 VL sin थीटा। इसमें भी VL और sin थीटा के साथ मैंने कोई 1 या 2 नहीं लगाया। उसकी वजह क्या है आपको मैं पहले बता चुका हूं कि ये सारे फैक्टर्स कांस्टेंट है। अब हम क्वेश्चन को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। साथ ही साथ एक और चीज आपको बता दूं कि यहां पर हमने नेगेटिव साइन इसलिए नहीं लगाया, क्योंकि हम मैग्नीट्यूड्स ले रहे हैं। अब आप गौर करें, यहां पर आप देख सकते हैं कि हमने इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड किया है। अब देखें, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हमने डिवाइड किया है। डिवाइड करेंगे, मैं आपको थोड़ा सा इसका सॉल्यूशन बता देता हूं। देखें, E1 ऊपर आ जाएगा, E2 नीचे आ जाएगा, यानी इक्वेशन 1 की लेफ्ट हैंड साइड ऊपर आ गई, इक्वेशन 2 की लेफ्ट हैंड साइड नीचे आ गई। इसी तरह ऊपर आएगा B1 VL साइन ऑफ थीटा और नीचे आएगा B2 VL साइन ऑफ थीटा। अब आप गौर करें, साइन थीटा से कैंसिल हो रहा है, साइन थीटा से कैंसिल हो रहा है, V से कैंसिल हो गया और L से कैंसिल हो गया। इस तरह से आपके पास जो फाइनल फॉर्मूला है, फाइनल फॉर्मूला आपके पास इस फॉर्म में आ जाएगा जो ऊपर आपको लिखा नजर आ रहा है, E1 डिवाइडेड बाय E2 इज इक्वल टू B1 डिवाइडेड बाय B2। अब यहां पर हमने क्या किया है, यहां पर हमने B2 को मैं लेफ्ट साइड पे मूव कर चुका हूं, ठीक है, और ये जो लेफ्ट हैंड साइड पे आपको रेशियो नजर आ रही है, इसको हम राइट हैंड साइड पे लेके जाएंगे तो ये उलट जाएगी, जिसकी वजह से आपके सामने आपको जो फाइनल मैथमेटिकल फॉर्म नजर आ रही है, गौर करें, जब E1 और E2 उस तरफ जाके उलट जाएगी तो E2 ऊपर आ जाएगा और E1 नीचे आ जाएगा। इसी तरह राइट हैंड साइड पे पहले से ही B1 मौजूद है तो वो एज इट इज वहां पे ही रहा, लेकिन जो B2 लेफ्ट हैंड साइड की तरफ गया है ये ऊपर जाके यहां पे आपको नजर आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल फॉर्मूला बन चुका है। अब हमने सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज को ही पुट करना है। देखिए, वैल्यूज पुट कर लेते हैं। B2 आपके पास आ जाएगा, E2 की वैल्यू क्या गिवन है, E2 की वैल्यू है 1.5, ये फाइनल इंड्यूस्ड ईएमएफ है। इसी तरह B2 की वैल्यू क्या गिवन थी, B1 की वैल्यू, ये वैल्यू B1 की है 0.22 डिवाइडेड बाय E1 जो इनिशियल इंड्यूस्ड ईएमएफ थी वो आपके पास थी 0.45। तो इस तरह से फाइनल जो आपके पास आंसर आएगा दैट वुड बी 0.73 टेस्ला।
अब जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड का एसआई यूनिट टेस्ला होता है, तो आपके पास B2 का फाइनल आंसर 0.73 टेस्ला आ गया। इसको मैं बॉक्स में लिख देता हूं ताकि आपको याद रहे, ये आपके पास फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। नेक्स्ट न्यूमेरिकल भी बड़ा सिंपल है जी। नेक्स्ट न्यूमेरिकल आपके पास है द फ्लक्स डेंसिटी B in a region between the pole faces, the flux density in a region between the pole faces of a horseshoe magnet is 0.5 Weber per meter square। अब आप जानते हैं वेबर पर मीटर स्क्वायर यूनिट ले लें या टेस्ला यूनिट ले लें, बात तो एक ही है। यानी उसने मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी यानी मैग्नेटिक इंडक्शन की वैल्यू आपको बताई है, डायरेक्टेड वर्टिकली डाउनवर्ड। इसको आगे चल के मैं डायग्राम भी बनाऊंगा। फाइंड द EMF इंड्यूस्ड इन अ स्ट्रेट वायर 5 सेंटीमीटर लॉन्ग परपेंडिकुलर टू अ मैग्नेटिक फील्ड B, जिस मैग्नेटिक फील्ड का भी उसने जिक्र किया है, व्हेन इट इज मूव्ड इन अ डायरेक्शन टू एन एंगल 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल विद अ स्पीड 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो सबसे पहले तो हम थोड़ा सा डेटा जो हमें यहाँ पे नजर आ रहा है वो लिख लेते हैं। सबसे पहले आप देखें फ्लक्स डेंसिटी की वैल्यू आप देख सकते हैं 0.5 वेबर पर मीटर स्क्वायर। इसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड है, ये मैं अभी डायग्राम में बना देता हूँ। इसके बाद लेंथ ऑफ वायर, जो लेंथ ऑफ वायर 5 सेंटीमीटर थी, इसको हमने 100 से डिवाइड करके मीटर में लिख दिया, जो आंसर कितना आ गया 0.05 मीटर। इसके बाद नेक्स्ट आपको बता रहा है जी कि एंगल विद द हॉरिजॉन्टल 60 डिग्री है, इसको भी डायग्राम में हम जरा डिटेल में देखेंगे। इसके बाद स्पीड ऑफ वायर, उसकी जो मोशन की स्पीड है वो है 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड, इसको भी हमने ऐसा यूनिट में लिखना था, तो हमने 100 से ही डिवाइड किया, तो आपके पास मीटर पर सेकेंड में आंसर आ गया 1 मीटर पर सेकेंड। अब हमें फाइंड क्या करना है, हमें इंड्यूस्ड EMF फाइंड करनी है। तो बड़ा ही सिंपल ये न्यूमेरिकल है। इस न्यूमेरिकल में सबसे पहले तो हम डायग्राम बनाएंगे, गौर से देखते जाएं। डायग्राम में आपके पास आएगा जी, सबसे पहले तो उसने कहा था कि मैग्नेटिक फील्ड है वर्टिकली डाउनवर्ड, तो मैं ऐसा करता हूं, मैग्नेटिक फील्ड को इस तरह से वर्टिकली डाउनवर्ड शो कर देता हूं जी। ये है मैग्नेटिक फील्ड। फिर वो कह रहा था कि इसके अंदर एक वायर पड़ी हुई है, उस वायर का मैग्नेटिक फील्ड से ओरिएंटेशन के लिहाज से जो एंगल है वो 90 है, क्योंकि यहां पे उसने परपेंडिकुलर बोला था, परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, यानी वायर पड़ी हुई है इस तरह से। एक फर्ज कर लें, ये वायर है जो मैंने यहां पे शो कर दी, इसको थोड़ा सा मजीद बेटर कर लेते हैं जी। ये वायर पड़ी हुई है और वो कह रहा है कि इस वायर को मैग्नेटिक फील्ड के लिहाज से मूव करने का उसने नहीं बताया। उसने क्या है, हॉरिजॉन्टल के लिहाज से उसकी जो डायरेक्शन है वो 60 डिग्री है। हॉरिजॉन्टल के लिहाज से उसकी जो डायरेक्शन है वो 60 डिग्री है। इसको मैं यहाँ पे आपको शो कर देता हूँ। यानी मैंने इसको मूव करवाया इस तरफ और ये हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल के साथ इसका एंगल बन रहा है 60 डिग्री, ठीक है। लेकिन आप जानते हैं कि ये जो वेलोसिटी की डायरेक्शन उसने बताई है, जो मोशनल EMF का फॉर्मूला हमारे पास होता है, मैं यहाँ पर मोशनल EMF का फॉर्मूला लिखता हूँ, फिर आपको इसका थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे से आइडिया हो जाएगा। अगर मैं मोशनल EMF का फॉर्मूला लिखूँ तो वो बनता है -VBL sin थीटा, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव साइन में नहीं लिख रहा क्योंकि हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, तो मैं सिंपल लिख लेता हूँ VBL साइन ऑफ थीटा। अब यहां पर जो थीटा है ना, वो थीटा है V और B के दरमियान, यानी इस फॉर्मूला में जो एंगल थीटा है दिस इज एक्चुअली बिटवीन V एंड B। लेकिन जो डायग्राम में आपको एंगल थीटा नजर आ रहा है वो V और B के दरमियान नहीं है, वो तो V और X एक्सिस के दरमियान है। हमें कौन सा एंगल चाहिए, हमें ये वाला एंगल चाहिए, ये वाला। यानी आप गौर करें, ये B की डायरेक्शन है और येलो कलर का जो वेक्टर आपको नजर आ रहा है वेलोसिटी का, वो थोड़ा इंक्लाइंड है V के लिहाज से। तो यहां पर जो एंगल थीटा बन रहा है, हमें बेसिकली ये एंगल चाहिए। तो अगर मैं गौर से देखूं तो B और
इस वायर के दरमियान टोटल एंगल कितना बन रहा है, बी और इस वायर के दरमियान, देखिए ये वायर है और ये बी है, इनके दरमियान टोटल एंगल बन रहा है 90 डिग्री का। तो हमने क्या करना है, हमने 90 डिग्री में से इस 60 डिग्री को माइनस कर देना है और बाकी हमारे पास थीटा एंगल आ जाएगा। अब यही काम मैं करने वाला हूं, जरा गौर से देखते जाएं। थीटा किसके इक्वल आएगा, थीटा वुड बी इक्वल टू 90 माइनस 60 डिग्री। इस तरह से आपके पास 30 डिग्री आंसर आ जाएगा थीटा के लिए। और ये थीटा क्या है, वी और बी के दरमियान एंगल। अब यही थीटा हमने अपने फॉर्मूला में पुट करना है, ठीक है। तो v की जगह तो आ गया 1, b की जगह आ गया 0.5, b की वैल्यू 0.5 गिवन थी, लेंथ ऑफ वायर की जगह आ गया 0.05 और एंगल थीटा की जगह हम यहां पुट करेंगे 30 डिग्री। और इस तरह जब आप इसे फुल सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आपके पास फाइनल आंसर आएगा 1.25 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻²। और इंड्यूस्ड ईएमएफ का यूनिट क्या होता है, सही यूनिट वोल्ट। तो इस तरह से हमारे पास फाइनल आंसर आ गया 1.25 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻² वोल्ट्स। इसको मैं यहां पर हाईलाइट कर देता हूं आपके लिए जी, ये आपके पास फाइनल आंसर आ गया। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। नेक्स्ट न्यूमेरिकल, थर्ड न्यूमेरिकल आपके पास है, अ कॉइल ऑफ वायर 10 लूप्स हैज 10 लूप्स। एक कॉइल है जिसके 10 लूप्स हैं। ईच लूप हैज एन एरिया 1.5 into 10⁻³ मीटर स्क्वायर। अ मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ ईच लूप ऑल द टाइम्स। वो कह रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लूप के सरफेस के साथ हमेशा परपेंडिकुलर रहती है। ये भी हम डायग्राम बना के इसको थोड़ा सा जस्टिफाई कर लेंगे। इफ मैग्नेटिक फील्ड इज चेंज्ड फ्रॉम 0.05 to 0.06 इन 0.1 सेकेंड, ये सारी वैल्यूज अभी हम डेटा की फॉर्म में लिख लेते हैं। द एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द कॉइल ड्यूरिंग दिस टाइम इज, यहां पर हम यूज करेंगे फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। लेकिन उससे पहले हम डेटा लिख लेते हैं। डेटा में आपके पास क्या है, नंबर ऑफ लूप्स 10 लूप्स है आपके पास। इसके बाद एरिया ऑफ ईच लूप भी गिवन है। उसके बाद आपके पास है चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड। चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड हम पहले फाइंड कर लेते हैं। यहां पर आ गया B2 यानी फाइनल मैग्नेटिक फील्ड, ये है इनिशियल मैग्नेटिक फील्ड। दोनों को माइनस किया तो मेरे पास 0.01 टेस्ला, डेल्टा बी की जगह 0.01 टेस्ला आ जाएगा। और टाइम इंटरवल आपके पास है 0.1 सेकेंड और इंड्यूस्ड ईएमएफ हमने बताना है। अब यहां पर मैं एक छोटी सी डायग्राम पहले बना लेता हूं और उस डायग्राम को आपने गौर से देखना है। देखें, सबसे पहले तो वो कह रहा था कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो सरफेस ऑफ कॉइल के लिहाज से हमेशा परपेंडिकुलर रहती है। तो ऐसा करते हैं, पहले तो हम मैग्नेटिक फील्ड की थोड़ी सी लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं। फर्स्ट कर लें, मैग्नेटिक फील्ड है इस तरफ। लेट्स सपोज मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है राइटवर्ड। मैं कोशिश कर रहा हूं कि मेरे पास ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बने इनके दरमियान डिस्टेंस एक जैसा रहे ताकि हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को पिक्चराइज कर सकें, ठीक है। तो ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड आ गई। अब हम यहां पर कुछ कॉइल्स शो कर लेते हैं जी। यहां पर अब हम कुछ कॉइल्स शो कर लेते हैं। ये तो थी आपके पास मैग्नेटिक फील्ड जिसको मैं B से जाहिर कर रहा हूं, और ये है फर्ज कर ले वो वाली कॉइल जिसको हमने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है और उसने इसकी 10 नंबर ऑफ टर्न्स बताई है। मैं वैसे ही सिर्फ डायग्राम बनाने के लिए 4 नंबर ऑफ टर्न्स आपके सामने शो कर रहा हूं, वैसे इसकी 10 नंबर ऑफ टर्न्स होनी चाहिए। इसी तरह अगर मैं इसका लूप का या इस कॉइल का सरफेस देखूं तो इसका सरफेस बिल्कुल इस तरह से है, यानी इस वक्त इसका सरफेस वर्टिकल है। और अगर हम वेक्टर एरिया बनाएं तो आप जानते हैं कि सरफेस के साथ हमेशा वेक्टर एरिया 90 के एंगल पे होता है। अगर इसका सरफेस वर्टिकल है तो वर्टिकल के लिहाज से इसका जो वेक्टर एरिया है वो इस तरह से होना चाहिए। अब आप गौर से देखें, B और A के दरमियान कितना एंगल है, 0 एंगल। ये बात बताने का मकसद सिर्फ ये था कि हम मैथमेटिकली भी ये साबित कर सके कि मैग्नेटिक फ्लक्स यहां पर मैक्सिमम पैदा हो रहा है। तो सबसे पहले तो मैं फॉर्मूला लिख लेता हूं। आप गौर करें, इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है फैराडेज लॉ के मुताबिक,
आप जानते हैं कि इंड्यूस्ड ईएमएफ का जो फॉर्मूला है वो आपके सामने ये लिखा हुआ नजर आ रहा है जी। इंड्यूस्ड ईएमएफ यूजिंग फैराडेज लॉ इज माइनस एन डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी। यहां पर नेगेटिव साइन आपको इसलिए नजर नहीं आ रहा क्योंकि यहां पर भी हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। तो ऐसा करते हैं, सबसे पहले तो मैं फ्लक्स का फॉर्मूला लिख लेता हूं। मैग्नेटिक फ्लक्स, आप जानते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स का ये फॉर्मूला होता है बी डॉट ए, जिसको मैं ओपन करके लिख सकता हूं बी ए कॉज ऑफ थीटा। यहां पर थीटा कितना था, यहां पर थीटा था 0, जो मैंने अभी आपको शो करवाया। कॉस 0 की वैल्यू मैक्सिमम यानी 1 होती है, तो इस तरह से आपका इस वक्त फ्लक्स कितना आ रहा है, मैक्सिमम। और इस मैक्सिमम फ्लक्स को मैं सिंपली B इंटू ए लिख सकता हूं। अब यहां पर इस क्वेश्चन में हम तब्दीली किस में कर रहे थे, मैग्नेटिक फील्ड में तब्दीली कर रहे थे। इसका मतलब यह हुआ कि अगर मैं B के साथ डेल्टा लगाऊं तो गलत नहीं होगा, यानी ये वाला जो B है इसमें चूंकि हम तब्दीली कर रहे थे तो मैंने उसके साथ डेल्टा लगा दिया। इसी तरह लेफ्ट हैंड साइड पे मैग्नेटिक फ्लक्स के साथ भी डेल्टा आएगा, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स में ये जो तब्दीली आ रही थी ये मैग्नेटिक फील्ड की तब्दीली की वजह से ही आ रही, तो हमने डेल्टा फाई इज इक्वल टू डेल्टा बी इंटू ए लिख दिया। ये है आपका चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला। अब ये जो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला है इसे मैं फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाले फॉर्मूला में पुट करने लगा हूं, तो मेरे पास E यानी इंड्यूस्ड ईएमएफ आ जाएगा N, डेल्टा फाई की जगह मैंने डेल्टा बी इंटू ए पुट कर दिया और नीचे डेल्टा टी वैसे का वैसा आ गया। अब आपने क्या करना, अब आपने सिंपली वैल्यूज पुट करनी है। देखिए नंबर ऑफ टर्न्स की जगह हम पुट करेंगे 10, डेल्टा बी यानी चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स की जगह 0.01 टेस्ला, जो हम थोड़ी देर पहले निकाल के आए थे, 0.01 टेस्ला। एरिया ऑफ लूप्स की जगह एरिया की वैल्यू भी उसने बताई थी, यहां पे आपको एरिया की वैल्यू नजर आ रही है 1.5 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻3 और नीचे टाइम की वैल्यूज भी आपके सामने है 0.1 सेकेंड। इन सब को जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास फाइनल आंसर आएगा इस क्वेश्चन का 1.5 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻3 वोल्ट्स। अब जानते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ का जो यूनिट है वो वोल्ट होता है, तो इस तरह से 1.5 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻3 वोल्ट आपका आंसर आ गया। इसको भी मैं बॉक्स में लिख देता हूं ताकि आपके लिए इजी रहे। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। तो ये था आपका न्यूमेरिकल नंबर 15.3। चलें अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में वो कह रहा है जी न्यूमेरिकल नंबर 4। न्यूमेरिकल नंबर 4 जो है ये थोड़ा सा समझने वाला है। इस न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट को आपने बहुत ध्यान से देखना है। वो कह रहा है सर्कुलर कॉइल हैज 15 टर्न्स ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर। एक सर्कुलर कॉइल है और उसकी नंबर ऑफ टर्न्स जो है, उसके जो चक्कर है वो है 15, और हर कॉइल का या हर सर्कल का जो रेडियस है वो भी उसने बता दिया है। द प्लेन ऑफ कॉइल लाइज एट 40 डिग्री टू अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड 0.2 टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी उसने बता दी है। ये इनिशियल मैग्नेटिक फील्ड है, इसे मैं B1 कह सकता हूं। और आगे चल के वो कह रहा है कि इस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को इंक्रीज किया गया, 0.5 टेस्ला कर दिया गया। इस मैग्नेटिक फील्ड को मैं B2 कह सकता हूं। और ये सारा काम कितने टाइम में किया, 0.2 सेकंड में, जिसे मैं डेल्टा टी से जाहिर करूंगा आगे चल के। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन है लेकिन इसमें डायग्राम बड़ी इंपॉर्टेंट है। डायग्राम अगर आप बना लेंगे तो आपको बड़ी आसानी से इसकी समझ आ जाएगी। तो सबसे पहले तो मैं डेटा लिख लेता हूं। नंबर ऑफ टर्न्स 15 है। रेडियस ऑफ ईच कॉइल जो सर्कुलर है उसका रेडियस है 0.2 सेंटीमीटर है। वैसे तो 2 सेंटीमीटर है लेकिन उसको 100 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास 0.02 मीटर आ जाएगा। उसके बाद वो कह रहे हैं जी कि हाँ 0.02 मीटर या 2 इंटू 10⁻⁻2 भी इसे लिख सकते हैं। एंगल बिटवीन द प्लेन ऑफ बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है, एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड प्लेन ऑफ कॉइल इज 40 डिग्री। इसको आगे चल के कैसे यूज करना है ये मैं अभी आपको डायग्राम बना के बताता हूँ। इनिशियल मैग्नेटिक फील्ड 0.2 टेस्ला है, फाइनल मैग्नेटिक फील्ड 0.5 टेस्ला है। चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड आप फाइनल माइनस इनिशियल करके फाइंड कर सकते हैं। 0.5 माइनस 0.2 इज इक्वल टू 0.3 टेस्ला। डेल्टा बी की जगह हम यही पुट करेंगे आगे चल के। तो ये सारा का सारा हमारा डेटा है। हमने इंड्यूस्ड ईएमएफ फाइंड करनी है और इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला भी आप जानते हैं, जैसे पहले हमने लिखा था
ये इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला है। अब हम थोड़ा सा इस सारे डेटा को यूज़ करते हैं। सबसे पहले तो हम डायग्राम बनाएंगे। ज़रा गौर से आपने इस सारे न्यूमेरिकल की डायग्राम को खासकर गौर से देखना है जी। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड शो करता हूँ। फर्ज कर लें मैग्नेटिक फील्ड है राइट वर्ड। जिस तरह इससे पहले न्यूमेरिकल में हमने एक मैग्नेटिक फील्ड फर्ज की थी। फर्ज कर लें ये मैग्नेटिक फील्ड है राइट वर्ड जी। लेट्स सपोज ये मैग्नेटिक फील्ड है। अब हम यहां पर एक कॉइल फर्ज कर लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड को मैंने बी से जाहिर कर दिया। फर्ज कर लें कॉइल जो है ना वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ, जैसे उसने क्वेश्चन के स्टेटमेंट में बोला कि कॉइल का जो सरफेस है उसका मैग्नेटिक फील्ड से एंगल बन रहा है तकरीबन 40 डिग्री। तो मैं कॉइल को इस तरह से फर्ज कर लेता हूं। फर्ज कर लें ये कॉइल है, ऐसे सर्कुलर कॉइल है। इस कॉइल का एक हिस्सा हमारी तरफ है जिसको मैंने कॉन्टिन्यूअस लाइन से शो किया है, और जो डॉटेड लाइन है ये दूसरी तरफ शो कर रही है, यानी स्क्रीन की दूसरी तरफ है। ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड और सरफेस ऑफ कॉइल का, वैसे तो इस कॉइल की टोटल नंबर ऑफ टर्न्स उसने 15 बताई है, लेकिन यहाँ पे मैं एक ही टर्न बना रहा हूं ताकि आपके लिए समझना आसान हो। ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड और सरफेस ऑफ कॉइल का यहाँ पर जो एंगल है जो उसने बताया है वो है 40 डिग्री। क्वेश्चन ये है कि क्या यही एंगल हमने यूज करना है? ऐसा नहीं है। हमने जो एंगल यूज करना है अब मैं वो आपको बना के बताने लगा हूं। जरा गौर से आपने मेरी बात समझनी है। अब जानते हैं इससे पिछले न्यूमेरिकल में भी मैंने वेक्टर एरिया के बारे में आपको बताया था। यहाँ पे जो सरफेस ऑफ कॉइल है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ 40 डिग्री के एंगल पे है, लेकिन अगर वेक्टर एरिया की बात की जाए तो वेक्टर एरिया का सरफेस ऑफ कॉइल से कितना एंगल होता है? 90 का। तो मैं यहाँ पर अब वेक्टर एरिया शो करने लगा हूं इस डायरेक्शन में। अब गौर करें वेक्टर एरिया जो रेड कलर वाली लाइन से मैं शो कर रहा हूं, वेक्टर एरिया ये है आपके पास वेक्टर एरिया ए। अब आप गौर करिएगा वेक्टर एरिया और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान कितना एंगल बन रहा है। देखिए वेक्टर एरिया का सरफेस ऑफ कॉइल से टोटल एंगल है 90 का। ये बात गौर से समझने वाली है। देखिए सरफेस ऑफ कॉइल और वेक्टर एरिया का ये वाला टोटल एंगल है 90 का। अगर हम 90 में से ये 40 डिग्री एंगल माइनस कर दें तो बाकी आपके पास जो एंगल बचेगा वो ये वाला एंगल बचेगा, येलो कलर के वेक्टर और रेड कलर के वेक्टर के दरमियान। यही काम हमने करना है। 90 में से हमने क्या करना है? 40 डिग्री को माइनस कर देना है, तो आपके पास ये वाला एंगल आ जाएगा। ये वाला, ये हमारा रिक्वायर्ड एंगल है। ये कैसे आएगा? 90 माइनस 40 डिग्री और आपके पास 50 डिग्री आंसर आएगा। ये है एंगल बिटवीन वेक्टर एरिया एंड मैग्नेटिक फील्ड। यही एंगल हमने मैग्नेटिक फ्लक्स वाले फॉर्मूला में यूज करना है। अब यही काम मैं करने लगा हूं, आपने ध्यान से मेरी बातों को सुनना है। सबसे पहले तो हम मैग्नेटिक फ्लक्स का वही बेसिक फॉर्मूला लिख लेते हैं, BA कॉज ऑफ एंगल। यहां पर एंगल कितना है? यहां पर एंगल है 50 डिग्री। यही चीज है जो इस न्यूमेरिकल में समझने वाली है, बाकी कुछ भी समझने वाला नहीं है। बाकी सारा वैसा ही है जैसे हम पहले कर चुके हैं। ये 50 डिग्री आपने बड़े ध्यान से यहां पे पुट करना है। अब यहां पे भी अगेन वही बात कि यहां पर भी हम मैग्नेटिक फील्ड में तब्दीली कर रहे थे, जो मैं यहां पे अंडरलाइन करके आपको दिखा रहा हूं। इसका मतलब है फ्लक्स में जो तब्दीली है, अगर मैं इसको डेल्टा फाई से जाहिर करूं, फ्लक्स में जो तब्दीली है ये किस में तब्दीली की वजह से आ रही है? मैग्नेटिक फील्ड की तब्दीली की वजह से। और साथ ही साथ ये कॉइल सर्कुलर थी और सर्कल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। इसका मतलब है यहां भी एरिया की जगह मैं क्या लिखूंगा? पाई आर स्क्वायर। और कॉस 50 वैसे के वैसे उसके साथ हम लिख देंगे। अब इसको हमने पुट करना है, ये जो फैराडेज लॉ वाली इक्वेशन है, इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस एन डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी, इसके अंदर। और साथ ही मैं फैराडेज लॉ की ये वाली जो इक्वेशन है इसमें नेगेटिव साइन को शामिल नहीं करता, क्योंकि मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, तो इसलिए इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला आपके पास आ जाएगा एन। डेल्टा फाई की जगह आप लिख देंगे डेल्टा बी इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू कॉज ऑफ 50 डिग्री, और इसको हम डिवाइड कर रहे हैं डेल्टा टी के साथ।
अब सिंपली आपने वैल्यूज को पुट करना है। नंबर ऑफ टर्न्स की जगह हम पुट करेंगे 15। इसी तरह डेल्टा बी जिसकी वैल्यू अभी थोड़ी देर पहले हम निकाल चुके हैं डेटा के अंदर, इसकी वैल्यू है 0.3 और पाई की जगह आप पुट करेंगे 3.14, आर की जगह पुट करेंगे 0.02, इस सारे का यहां पे स्क्वायर है, आर का स्क्वायर है, साथ cos 50 वैसे का वैसा, और इसको आप डिवाइड कर रहे हैं डेल्टा टी यानी टाइम की वैल्यू से, और टाइम की वैल्यू यहां पर है 0.2। इस सारे को जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका फाइनल आंसर आएगा 1.8 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻² वोल्ट्स। ये आपके पास इंड्यूस्ड ईएमएफ का आंसर आ गया। बड़ा ही मुश्किल क्वेश्चन था, लेकिन अगर आपने गौर से इसको देखा है तो आपको समझ आ जानी चाहिए कि इसमें मेन बात जो समझने वाली थी वो डायग्राम ही थी। अगर आपको डायग्राम की समझ आ गई है तो आप बड़ी आसानी से इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया न्यूमेरिकल नंबर 4 का। अब हम मूव करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 5 की तरफ। जी, नेक्स्ट न्यूमेरिकल है आपका न्यूमेरिकल नंबर 5, 15.5, जिसकी स्टेटमेंट आपके सामने है। स्टेटमेंट में वो कह रहा है द 2 कॉइल्स आर प्लेस्ड साइड बाय साइड। 2 कॉइल्स हैं जिनको साथ साथ रखा गया है। आपके ज़हन में ये आ जाना चाहिए कि म्यूचुअल इंडक्शन की बात हो रही है, जो आपका इसी चैप्टर का टॉपिक था, म्यूचुअल इंडक्शन, उसकी बात हो रही है। साथ ही वो कह रहे हैं EMF ऑफ 0.8 वोल्ट इज ऑब्जर्व्ड इन वन कॉइल व्हेन करंट इज चेंजिंग एट द रेट ऑफ 200 एम्पेयर पर सेकेंड इन द अदर कॉइल। बड़ा ही सिंपल है। वो कह रहा है व्हाट इज द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल्स। वो कह रहे हैं सेकेंडरी कॉइल में जो इंड्यूस्ड EMF है उसकी वैल्यू उसने बता दी है। प्राइमरी में जो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट है यानी डेल्टा IP डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, उसकी वैल्यू भी उसने बता दी है। और वो म्यूचुअल इंडक्टेंस यानी कैपिटल M की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। डाटा में क्या कुछ है, इंड्यूस्ड EMF इन सेकेंडरी, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन प्राइमरी भी उसने बताया हुआ है। सारा कुछ तो उसने बता दी है। बड़ा ही सिंपल न्यूमेरिकल है ये। इसमें सबसे पहले आप ये फॉर्मूला लिख सकते हैं और इस फॉर्मूला को आगे चल के हम यूज़ करेंगे। बड़ा ही सिंपल है। अब देखें म्यूचुअल इंड्यूस्ड EMF इन सेकेंडरी का ये फॉर्मूला है जो आपके सामने है, कैपिटल M डेल्टा IP डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। यहाँ पे नेगेटिव साइन होता है। यहाँ भी हमने नेगेटिव साइन क्यों नहीं लिखा, क्योंकि हम इंड्यूस्ड EMF की मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। तो आपने सिंपली क्या करना है, आपने कैपिटल M को एक तरफ रहने देना है और ये जो सारी रेशो है इसको दूसरी तरफ ले जाके आपने डिवाइड कर देना है। तो आपके पास राइट हैंड साइड पे क्या आएगा, इंड्यूस्ड EMF इन सेकेंडरी डिवाइडेड बाय रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन प्राइमरी। तो बड़ा ही सिंपल है। इंड्यूस्ड EMF इन सेकेंडरी की जगह आप लिखेंगे 0.8 वोल्ट डिवाइडेड बाय रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट जो 200 गिवन है एम्पेयर पर सेकेंड। इसकी जब आप रेशो लेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 4 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻3। और आप जानते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस का जो ऐसा यूनिट होता है वो हेनरी होता है, तो इसका यूनिट आएगा हेनरी। इसको अगर आपका दिल करे तो आप मिली हेनरी की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, क्योंकि 10⁻³ का मतलब होता है मिली। तो इस तरह से म्यूचुअल इंडक्टेंस आपके सामने आ गया, जिसको मैं बॉक्स में लिख देता हूं। जी, ये आपका इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। नेक्स्ट हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 जो आपको सामने नजर आ रहा है, अ पेयर ऑफ एडजेसेंट कॉइल्स। यहां भी 2 कॉइल्स की बात हो रही है, उनकी म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू उसने बता दी है। इफ करंट इन द प्राइमरी चेंजेस फ्रॉम 0 to 10 एम्पेयर, यानी 0 जो है ये इनिशियल करंट है, 10 एम्पेयर फाइनल करंट है, इन दोनों को माइनस करेंगे तो आपके पास चेंज इन करंट आ जाएगा, चेंज इन करंट इन प्राइमरी आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह डेल्टा टी की वैल्यू भी गिवन है। व्हाट इज द एवरेज इंड्यूस्ड EMF इन द सेकेंडरी, ES की वैल्यू आपने निकालनी है। व्हाट इज द चेंज इन फ्लक्स इन इट इफ द सेकेंडरी हैज 500 टर्न्स। तो हमने 2 चीजें बतानी है इस क्वेश्चन में। एक तो हमने इंड्यूस्ड EMF इन सेकेंडरी बताना है यानी ES की वैल्यू, और दूसरा हमने चेंज इन फ्लक्स इन सेकेंडरी बताना है यानी डेल्टा फाई S की वैल्यू भी हमने बतानी है। तो सबसे पहले हम डेटा लिख लेते हैं। डेटा में क्या कुछ है, म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू है 0.75 हेनरी। इसी तरह चेंज ऑफ करंट इन प्राइमरी हमने पहले ही निकाल लिया, फाइनल में से इनिशियल करंट को माइनस करेंगे तो आपके पास डेल्टा IP की वैल्यू आ गई 10 एम्पेयर। इसी तरह डेल्टा टी की वैल्यू जो है टाइम जो लगा है 0.025 सेकेंड,
इसी तरह नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी जिसे आप NS के साथ जाहिर कर सकते हैं 500 है, और एवरेज इंड्यूस्ड EMF इन सेकेंडरी हमने बताना है ES और डेल्टा फाई S, ये दो चीज़ें हमने बतानी है। तो सबसे पहले सोल्यूशन में आपके पास क्या आएगा, आपके पास इंड्यूस्ड EMF इन सेकेंडरी का फॉर्मूला आ गया जी। इस फॉर्मूला को हमने यूज़ करना है सेकेंडरी की EMF फाइंड करने के लिए। बड़ा ही सिंपल न्यूमेरिकल है। देखें, इंड्यूस्ड EMF इन सेकेंडरी सारा कुछ तो गिवन है, तो आप ES की वैल्यू कैसे निकालेंगे। देखिए कैपिटल M कितना है 0.75, चेंज इन करंट इन प्राइमरी जो अभी अभी हमने यहां पे कैलकुलेट किया, ये है 10 एम्पेयर, डेल्टा IP की जगह 10 आ गया, और नीचे डेल्टा T की जगह आ जाएगा 0.025 सेकेंड। यहां भी इस फॉर्मूला में नेगेटिव साइन यूज करने की वही रीजन है क्योंकि यहां भी हम मैग्नीट्यूड ले रहे हैं। तो इन सारी वैल्यूज को जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास इंड्यूस्ड EMF इन सेकेंडरी का आंसर आएगा 300 वोल्ट्स। तो ये आपके पास एक आंसर आ गया। ठीक है, इसको मैं बॉक्स में लिख देता हूं ताकि हमें याद रहे कि हमने क्या कुछ आंसर के तौर पे फाइंड किया है। एक तो ये आंसर आ गया। दूसरा आंसर निकालने के लिए हम फैराडेज लॉ को लिखेंगे। सेकेंडरी में इंड्यूस्ड EMF फाइंड करने के दो फॉर्मूले हम यूज कर सकते हैं। एक तो इस टॉपिक का फॉर्मूला जो अभी अभी हमने यूज किया, M डेल्टा IP डिवाइडेड बाय डेल्टा T। इसी तरह फैराडेज लॉ के मुताबिक भी हम लिख सकते हैं, ऑल्सो फ्रॉम फैराडेज लॉ। जी, फैराडेज लॉ के मुताबिक भी हम इंड्यूस्ड EMF इन सेकेंडरी को लिख सकते हैं, और यहां भी मैं मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला लिख रहा हूं क्योंकि नेगेटिव साइन सिर्फ सेंस ऑफ पोलैरिटी के बारे में हमें बताता है। तो यहां आ जाएगा N डेल्टा फाई ओवर डेल्टा T। ये फैराडेज लॉ है ना जनरल फॉर्म में। इसके साथ नीचे छोटा छोटा s लिखने का मकसद क्या है, क्योंकि हम सेकेंडरी कॉइल की बात कर रहे हैं। अब इस फॉर्मूला को आपने डेल्टा फाई के लिए बनाना है, बाकी सारी चीज़ों को दूसरी तरफ ले जाएं। यहाँ पे डेल्टा T डिवाइड हो रहा है, उधर जाके डेल्टा T मल्टीप्लाई होगा, तो आपके पास डेल्टा फाई S इक्वल आ जाएगा ES मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा T, और NS राइट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा था, दूसरी तरफ जाके NS डिवाइड हो जाएगा। यहां पर आपने सारी वैल्यूज को पुट कर देना। ES की वैल्यू कितनी हमने पार्ट 1 में कैलकुलेट की है 300 वोल्ट। ES की जगह 300 पुट कर दिया। टाइम की जगह आप पुट करें, जो टाइम की वैल्यू गिवन है 0.025, और नीचे नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी जो उसने क्वेश्चन में बताई थी 500, नीचे हमने 500 पुट कर दिया। तो इस तरह से आपके पास चेंज इन फ्लक्स इन सेकेंडरी का आंसर आ जाएगा। इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 1.5 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻² वेबर। सॉरी -2 नहीं, इसका आंसर -2 ही आएगा। चेंज इन फ्लक्स इन सेकेंडरी -2 वेबर। इसको मैं आंसर की फॉर्म में यहां पे बॉक्स में लिख देता हूं। तो ये आपके पास दो आंसर हो गए क्वेश्चन नंबर 6 के।